आज मैं आपको ये क्वेश्चन 1.25 जो है ये आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 1.25 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 12 की फिजिक्स की पार्ट 1 की एनसीईआरटी बुक है और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आप एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 48 पे जाएंगे तो आपको एडिशनल एक्सरसाइज में आपको 1.25 क्वेश्चन जो है ये मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है बहुत लेंदी है और इसी कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आज आपको जो है स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके और अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी करके बताऊंगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 into 10.4 न्यूटन पर कूलम मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। यहाँ पर जी दिया हुआ है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो दिया है 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक ऑयल ड्रॉप है जिस पर कि 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 12 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस ऑयल ड्रॉप पर है, ठीक है। और ये जो 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन वाला ऑयल ड्रॉप है ये एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी की वैल्यू दी हुई है 2.55 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ऑयल ड्रॉप जो है जिस पर कि 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन ये स्टेशनरी है, मतलब अंडर रेस्ट पर है, मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। मतलब कि ये ऑयल ड्रॉप एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होने के बावजूद भी रेस्ट पर है, कोई मूवमेंट इसमें नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो ऑयल का जो डेंसिटी है वो दिया हुआ द डेंसिटी ऑफ द ऑयल की जो डेंसिटी है वो 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ग्राम 1.26 ऑयल है, ये डेंसिटी बताता है। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, उस ड्रॉप की रेडियस हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ऑयल ड्रॉप क्या होता है, सर्कल के शेप का होता है ड्रॉप, ठीक है ना। तो उसका हमें रेडियस फाइंड करना है, किसका, ऑयल का, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ये दी हुई है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो इसको मैं डायग्राम से आपको समझा दूँ कि पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लें यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप ये जानते हैं कि जब जो पॉजिटिव चार्ज रहता है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जो आउटवर्ड की तरफ होता है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो आउटवर्ड बाहर की तरफ रहता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं किसे हैं, कोई भी चार्ज है उसके चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा एरिया होता है। अगर आप उस एरिया में कोई दूसरा एक चार्ज रख दे, टेस्ट चार्ज ना, तो वो क्या करेगा, उस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा, या तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या तो वो अपने से उसको दूर करेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेट होता है ना, आप जैसे मान लीजिए मैग्नेट रख दीजिए, ये कोई मैग्नेट है तो इसका एक रीजन होता है चारों तरफ। इस रीजन में अगर आप कोई छोटा सा भी मैग्नेट रख देंगे ना तो वो मैग्नेट ये क्या करेगा, ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या तो फिर रिपल करेगा। तो वो रीजन जहाँ तक ये किसी दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींच सके या रिपल कर सके, उसी रीजन को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से या नेगेटिव चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। उसके चारों तरफ एक एरिया ऐसा होता है ना, उस एरिया के अंदर अगर आप कोई भी टेस्ट चार्ज, वो टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप उसके इलेक्ट्रिक उस रीजन के अंदर डालेंगे तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो यहाँ पर जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बता दिया कि बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये रीजन हो गया, ये इतना रीजन हो गया। अब इसके अंदर आप कोई पॉजिटिव चार्ज रखिए, मान लीजिए आप कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इसको टेस्ट चार्ज माना जाता है, इसको टेस्ट चार्ज और इसको सोर्स चार्ज माना जाता है। ये टेस्ट चार्ज है, तो जब आप इस रीजन में रखेंगे ना तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये इस टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा, आगे की तरफ भगाएगा, मतलब ये चार्ज आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहता है वो इनवर्ड, अंदर की तरफ रहता है। किस तरफ, अंदर की तरफ रहता है, ये डायरेक्शन होती है अंदर की तरफ। अब इस रीजन में आप कोई टेस्ट चार्ज रख दीजिए, मान लीजिए कि आप निगेटिव चार्ज को रख रहे हैं, इसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा, देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये जो सोर्स, इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, इसके रिपल्शन इन दोनों में प्रोड्यूस होगा तो इसमें एक फोर्स लगेगा, तो ये क्या करेगा, ये चार्ज इसको आगे की तरफ मूव करवाएगा, मतलब ये चार्ज आगे की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बाहर की तरफ होता है। मैंने इसमें जो टेस्ट चार्ज लिया था उसको पॉजिटिव लिया था। मान लीजिए अगर ये निगेटिव है, मान लीजिए कि मैं निगेटिव रख रही हूँ, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में है ये नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये जो प्लस चार्ज है इस पर एक फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन, मतलब कि ये दोनों अपोजिट चार्जेस है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है। और इस पर जो फोर्स लग रहा है ना उसको बोलते हैं F = QE।
ये क्या है, क्यू चार्ज है, और ई क्या है, ई हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल देके बताया था कि अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो दोनों सेम चार्जेस है तो इनमें रिपल्शन होगा, तो ये क्या करेगा, चार्ज आगे की तरफ मूव करेगा। अब उसी तरह से अगर मान लीजिए मैं इसमें पॉजिटिव चार्ज रख रही हूँ तो क्या करेगा, ये दोनों अपोजिट चार्जेस है, तो ये जो सोर्स चार्ज है ना, इस पर एक फोर्स लगाएगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा। और कैसा फोर्स, वो ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ये चार्ज आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर मान लीजिए हमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, कि एक ऐसा हम सेटअप बनाए, एक ऐसा सेटअप बनाए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट रहता है। देखिए कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हम यहाँ पर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है बाहर की तरफ बनता है। ये देखिए मैंने समझा दिया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बनता है। ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, नीचे नीचे नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की ओर बन रहा है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज की वजह से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड अंदर की तरफ बन रहा है। तो ये दोनों चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको समझ में आ गया। ये पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव है तो अंदर की ओर आ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर ढेर सारा प्लस प्लस ले लें और यहाँ पे माइनस माइनस ले लें, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बनेगा कि नहीं, बनेगा ना। तो ये एक सेटअप है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए तो उसके लिए एक सेटअप बनाया गया है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो सेम है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। अच्छा अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने सेटअप बना दिया। अब इसमें मान लीजिए मैं कोई निगेटिव चार्ज रखूँ, मान लीजिए मैंने कोई निगेटिव चार्ज रखा, तो अब आप बताइए ये निगेटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा। देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा, देखिए नीचे निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ये निगेटिव, ये दोनों सेम चार्जेस है, तो ये निगेटिव इसको आगे की ओर मूव कराएगा ना, और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा, मतलब कि ये जो निगेटिव है ना आगे की तरफ मूव करेगा, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। अगर इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई नेगेटिव चार्ज रखा तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा भाई, पॉजिटिव की तरफ ही तो अट्रैक्ट करेगा। अब मान लीजिए कि मैं पॉजिटिव चार्ज रख रही हूँ इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये कहाँ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव किस साइड अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये पॉजिटिव कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा नीचे की ओर, नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होगा तो नीचे ये चार्ज मूव करेगा। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज ऊपर की ओर मूव करेगा, मतलब कि इन दोनों में मोशन है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑयल ड्रॉप है, एक ऑयल ड्रॉप है। यहाँ पर मैं इसको डायग्राम से बता दूँ क्वेश्चन के हिसाब, ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ये दोनों चार्जेस मूव करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ऑयल ड्रॉप है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए ये मान लीजिए मैंने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, ठीक है ना, ये मेरा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें यहाँ पर वैल्यू भी दिया हुआ है 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बता रहा है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अब इसमें अब मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप मान लीजिए ये ऑयल ड्रॉप है, इस पर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, नेगेटिव, ठीक है ना। मान लीजिए इस तरह से 12 है, ये पूरा 12 समझिए इसको, है ना, ये जो माइनस है 12 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है ना, इसलिए नेगेटिव चार्ज बना है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये ऑयल ड्रॉप, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है, इसी में ये ऑयल ड्रॉप है, इसी में ये ऑयल ड्रॉप है। तो अच्छा अब ये बताइए, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से ना समझूं, अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछूं कि ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें ये एक नेगेटिव चार्ज का एक ऑयल ड्रॉप है, नेगेटिव चार्ज समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है एक्सेस, तो वही नेगेटिव चार्ज तो हुआ ना। तो अब आप बताइए ये नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा, ये नेगेटिव चार्ज, अब देखिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की ओर मूव करेगा, मतलब कि ये जो ऑयल ड्रॉप है ना इधर की ओर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। यहाँ मैं और अच्छे से आपको समझा दूँ, डायग्राम अच्छे से नहीं बना है क्वेश्चन में। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप बनाया है, ठीक है ना, यहाँ पर ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने यहाँ पर सेटअप बनाया है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, ठीक है, ये जो है ना पॉजिटिव से नेगेटिव, ये डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ऑयल ड्रॉप कैसा है हमारा, ये ऑयल ड्रॉप है, इस पर निगेटिव 12 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझ लीजिए ये निगेटिव है। तो ये पूरा इसको हम क्या मानेंगे, एक निगेटिव ही चार्ज तो मानेंगे ना।
तो हम इसको सिंगल ये मान के चल रहे हैं, इस ऑयल ड्रॉप को मैंने ये मान लिया है। ये आप समझिए ये ऑयल ड्रॉप है, इस पर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने नेगेटिव चार्ज बना दिया, ठीक है। ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब इसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैंने रख दिया। तो अगर क्वेश्चन को आप भूल जाइए, अब बताइए ये हमारा ऑयल ड्रॉप है जिस पर नेगेटिव है चार्ज है, ये इसको आप नेगेटिव चार्ज मानिए, तो ये कहाँ मूव करेगा? ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर नीचे, ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ये तो इसको रिपल करेगा ना, आगे की ओर भेजेगा, और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब कि ये ऑयल ड्रॉप जो है मूव करके कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब इसमें मोशन रहेगा, ये मूव करके इधर चला जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में लेकिन क्या बोल रहा है कि ये ऑयल ड्रॉप जो है इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा, ये स्टेशनरी है, मतलब कि रेस्ट पर है, मतलब कि कोई मूवमेंट नहीं है, ये यहीं पर एक ही जगह पर टिका हुआ है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो ये ऑयल ड्रॉप तो ऊपर की ओर मूव करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये रेस्ट पर है, इसमें कोई मोशन नहीं है, तो ऐसा कब होगा? ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है कि देखिए ये तो ऑयल ड्रॉप हमारा ऊपर की ओर अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है कि जितना फोर्स लग रहा है इसको ऊपर जाने में, क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव की ही तरफ मूव करेगा, तो इसका मतलब है कि कोई एक अपोजिट फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रहा है इस ऑयल ड्रॉप पर। ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा ना वो होता है F=QE। मतलब कि ये फोर्स, ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि ये फोर्स, ये देखिए Q क्या है? ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज है Q, है ना, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है Q, ठीक है ना। तो ये फोर्स जो है, मतलब कि अभी ये आप ये समझिए कि ये ऑयल ड्रॉप जो है हमारा कहाँ मूव करेगा? ऊपर की ओर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, मतलब कि ये मूव करते करते इधर तक आएगा। तो इस नेगेटिव ऑयल ड्रॉप पे जो फोर्स लग रहा है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज रहेगा तो उस पर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू ये होती है F=QE। मतलब कि इस नेगेटिव ऑयल ड्रॉप पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F=QE, मतलब इस फोर्स के साथ F=QE फोर्स के साथ ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ये रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर कहने का क्या मतलब है? यानी कि जो फोर्स इसको ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही फोर्स इसको नीचे लग रहा है, नीचे लग रहा होगा। नीचे जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही इक्वल जितना फोर्स इस पर लग रहा है, मान लीजिए फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। मान लीजिए कि 12 न्यूटन लग रहा है इसको ऊपर जाने में, तो ये रेस्ट पर रहने का क्या मतलब है? यानी कि 12 न्यूटन अगर ऊपर लग रहा है तो उतना ही 12 न्यूटन नीचे की ओर लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है इस पर। तो अगर इस नेगेटिव ऑयल ड्रॉप पे ऊपर की ओर भी खींचा जा रहा है उतना ही फोर्स नीचे की ओर भी लगाया जा रहा है, तो ये रेस्ट ही पर तो रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये रेस्ट पर ही तो रहेगा। तो वो कौन सा फोर्स है जो नीचे की ओर लग रहा है? वो है हमारा weight=mg। आपने 9th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट लगता है, weight=mg। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि मान लीजिए कि ये अर्थ है, इस पर कोई भी आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए अर्थ के सरफेस पर, तो अर्थ का सेंटर ये है। आपने 9th में पढ़ा है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है तो उस ऑब्जेक्ट पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है, नीचे की ओर। क्या लगता है? डाउनवर्ड फोर्स, जिसको कि बोलते हैं F=mg। आप W बोलिए चाहे F बोलिए, वेट W का मतलब होता है वेट, F का मतलब है फोर्स, और दोनों का यूनिट इसको बोलते हैं। W का मतलब वेट, इसका भी यूनिट न्यूटन होता है और फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है। ये तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पर है तो उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है, और वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mg। तो यहाँ पर देखिए इस इलेक्ट्रॉन, देखिए इस पर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास है, तो यानी कि जी यहाँ पर क्या है? देखिए क्वेश्चन में जी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसका अपना मास है ना, इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो ये मान लीजिए कि ये अर्थ है, भाई अर्थ ही पर तो कोई हर काम हो रहा है ना। तो अब इस इलेक्ट्रॉन पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा कि नहीं? मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर, मान लीजिए ये अर्थ का सेंटर है। अब इसी पर ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो क्योंकि इसका मास है तो इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा ना, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल देके बताया। तो ये डाउनवर्ड फोर्स, ये जो लग रहा है, इस डाउनवर्ड फोर्स का जो नीचे की ओर लग रहा है उसकी वैल्यू होती है F=mg। यानी कि ये ऑयल ड्रॉप रेस्ट पर क्यों है? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। क्यों लगेगा? क्योंकि निगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा।
अच्छा, और एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है जो अर्थ की वजह से लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटी लगती है ना, आपने पढ़ा होगा 9th में। तो अर्थ तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर की ओर लग रहा है, एक नीचे की ओर लग रहा है। नीचे जो फोर्स लग रहा है वो F = mg। तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों आपस में बराबर है, लेकिन इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन है। इस फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है और इस पर जो फोर्स लग रहा है नीचे की ओर वो नीचे की ओर डाउनवर्ड है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और इक्वल फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट फोर्स इस पर कितना लगेगा, 0 ही तो लगेगा ना। इस वजह से ये ऑयल ड्रॉप यहाँ पर रेस्ट पर है। तो उम्मीद है कि आपको इतना एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इस पर जो फोर्स लग रहा है ऑयल ड्रॉप पर, वो दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर है। यानी कि एक फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो है QE और जो नीचे की ओर लग रहा है वो है mg। तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं QE = mg। ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल है, तो QE = mg हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पर मिला है। ये कैसे मिला है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑयल ड्रॉप रेस्ट पर है। रेस्ट पर क्यों है, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल है ना, तो यहाँ पर हमने इक्वल कर दिया है, QE = mg। अब ये हमें इक्वेशन मिला है, इसी इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, ये जो ऑयल ड्रॉप है ना, ऑयल ड्रॉप क्या सर्कल की शेप का है। तो मैं यहाँ और एक्सप्लेन से समझा दूँ। ये हमारा ऑयल ड्रॉप है, तो इसका रेडियस ये देखिए, ये ऑयल ड्रॉप मैंने इतना बड़ा लेकर मैं समझा रही हूँ। ये सेंटर हो गया, तो हमें ये मान लीजिए A है, OA ये रेडियस, हमें यहाँ पर OA = R ये फाइंड करना है। इस ऑयल ड्रॉप का रेडियस, ये जो ऑयल ड्रॉप है मैंने यहाँ बड़ा बना दिया है, तो रेडियस हमें यहाँ पर फाइंड करना है इस ऑयल ड्रॉप का। तो चलिए क्वेश्चन अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट आ रहा है, वही टफ है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए ऑयल ड्रॉप पर जो है कितना इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, ये ऑयल ड्रॉप है, उस पर कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो Q = क्या होता है, N × E होता है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो Q = NE। तो Q = N। N यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 है, इंटू ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 यहाँ पर दिया है, 1.60 × 10⁻⁻19। तो 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा। ऑयल ड्रॉप पर कितना टोटल चार्ज है वो आ गया यहाँ पर, Q = NE से हमने निकाल दिया। ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं। तो हमें तो ये निकालना है ना भाई, क्योंकि 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज कितना वो तो निकालेंगे ना, Q = NE से। N यहाँ पर क्या 12 है, तो ये Q = हमारा Q आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये Q की वैल्यू चाहिए ना हमें, ये इक्वेशन मेन, इसी पर ध्यान दीजिए। QE, तो Q की वैल्यू ये आ गई, एंड 12 × इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ये होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। E मीन्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए 2.55 × 10⁻⁴ कितना दिया हुआ, 2.55 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। देखिए ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, 2.55 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो Q की वैल्यू भी आ गई, ये E की वैल्यू भी आ गई, ये है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दिया हुआ है, जो ऑयल का जो डेंसिटी है वो कितना दिया हुआ है, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर की वो डेंसिटी दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, डेंसिटी ऑफ ऑयल जो दिया हुआ है वो दिया 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर दिया हुआ सेंटीमीटर में पावर -3 दिया हुआ है। अगर इसको हम डिवाइड में कर देंगे तो ये पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसको 1.26 ग्राम, अगर ये पर हटा देंगे डिवाइड तो सेंटीमीटर -3 हो जाएगा। दोनों का मतलब है कि डेंसिटी ऑफ ऑयल का डेंसिटी जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे 9th में कि डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको Q पता चल गया, ये है Q की वैल्यू, E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये दी हुई है। अब इक्वल टू M × G, ये M मीन्स क्या है, मास, और G क्या है हमारा यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, उसकी भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए ये मास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेंसिटी ऑफ ऑयल का जो दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन, तो हम यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हम मास की वैल्यू मास का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मास क्या होगा, यहाँ से मास जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो मास जो है इससे इंटू हो जाएगा, तो और ये डेंसिटी जो है वॉल्यूम से इंटू हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से मास की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हमें ये मिलेगा। अच्छा, तो हम यहाँ से मास की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमें चाहिए देखिए वॉल्यूम। यहाँ पर मास, ये डेंसिटी क्या है, ऑयल का डेंसिटी है, वॉल्यूम किसका है,
वॉल्यूम यहाँ पर ऑयल का वॉल्यूम बता रहा है। तो हमें ये फॉर्मूला चाहिए, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्यों चाहिए? ये जो वॉल्यूम, ये जो आर, ये जो मास की जो वैल्यू, इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, एम इक्वल टू, मास को मैंने एम से डिनोट किया, डेंसिटी को डी से इंटू, और ये जो वॉल्यूम को मैं कैपिटल बी से डिनोट कर रही हूँ। तो ये एम इक्वल टू डी इंटू वी है ना, हम यहाँ पर रखेंगे। क्यों रख रहे हैं? देखिए यहाँ से मास का वैल्यू क्यों निकाला है, मैं अभी समझाती हूँ आपको। हमारे पास क्या है इक्वेशन, क्यू ई इक्वल टू एम, और ये जी है, एम इंटू जी कर सकते हैं। तो क्यू ई इक्वल टू मास, मास की जगह पर हम ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूले से हमने ये निकाला, मास किसके बराबर है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू, और ये जी। तो यहाँ पर ये जो हमें क्या निकालना है, ऑयल का रेडियस निकालना है। ऑयल का क्या निकालना है, रेडियस। ये हमारा ऑयल है, ये हमारा ऑयल है, ऑयल ड्रॉप है, हमें रेडियस निकालना है, मतलब ये सेंटर है, ये ए, हमें ओ ए निकालना है, हमें ये निकालना है। तो हम कैसे, हमें यहाँ पे आर कैसे लेके आएंगे फॉर्म, हमारा इक्वेशन तो क्यू इक्वल टू एम जी है ना, तो आर तो कहीं दिख नहीं रहा है रेडियस, तो वो हम मास की हेल्प से निकालेंगे। मास का फॉर्मूला हमने निकाला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वो यहाँ पर हमने इस m की जगह यहाँ रख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्यू ई इक्वल टू डेंसिटी इंटू वी मीन्स वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, ऑयल ड्रॉप का वॉल्यूम। अच्छा ऑयल क्या होता है, आप ऑयल देखेंगे, वाटर का ड्रॉप आप देखते हैं ना, स्फेरिकल शेप का रहता है ना भाई। ऑयल ड्रॉप क्या है, स्फीयर का शेप का है ना। बॉल आप देखते हैं ना, बॉल क्या स्फीयर है ना, तो ये स्फीयर की शेप का तो रहेगा ऑयल ड्रॉप जो है। तो वी मीन्स क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, भाई ऑयल ड्रॉप क्या है, स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपने क्लास 10 में पढ़ा है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर आर आ गया ना रेडियस, यहाँ पर आ गया ना रेडियस, हमें यही तो फाइंड करना है। तो अब इस वी की जगह हम क्या लिखेंगे, इस वी की जगह हम लिखेंगे इस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किसका बता रहा है, इस ऑयल ड्रॉप का। तो वॉल्यूम इस स्फीयर है ये, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वॉल्यूम वी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होगा। तो वी यहाँ पर क्या है भाई, इसका ये स्फीयर है, ये स्फीयर ऑयल ड्रॉप क्या है, एक स्फीयर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो फॉर्मूला है। तो इस वी की जगह हम क्या रखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अब आ गया ना यहाँ पर आर, अब हम रेडियस निकाल सकते हैं ना, इसीलिए हमने यहाँ पर ये मास की हेल्प से आया है। मास का जो फार्मूला बनाया ना, डी इंटू वी, तो ये वॉल्यूम है, तो यहाँ फार्मूला हमने रख दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, क्यू ई इक्वल टू डी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर क्यूब क्या है, ऑयल ड्रॉप का रेडियस है, इंटू क्या है, जी। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। क्यू की वैल्यू दी हुई, ई की वैल्यू दी हुई, ये डी मीन्स क्या है, डेंसिटी, और डेंसिटी की वैल्यू भी ये दी हुई। अब देखिए यहाँ पर डेंसिटी की जो वैल्यू दी हुई है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, हमें इसको ऐसा यूनिट में बदलना है, मतलब कि केजी पर मीटर क्यूब में इसको हमें चेंज करना होगा। केजी पर मीटर क्यूब में इसको चेंज करेंगे तभी फॉर्मूला हमारा जो है आंसर आएगा। तो चलिए अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी पर मीटर क्यूब में। जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी की वैल्यू कितनी आई क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो दिया है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब ये, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने सब बता दिया है। तो पहले तो इसको हमें केजी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो डेंसिटी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.26 ग्राम। अच्छा ये पर में क्या होता है, डिवाइड, तो हम डिवाइड करके सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं ना। इस पर की जगह हमने क्या कर दिया, डिवाइड, पर सेंटीमीटर क्यूब हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अच्छा ये सेंटीमीटर क्यूब है तो हम इसमें 1 तो इंटू कर ही सकते हैं ना, 1 तो सभी में इंटू रहेगा। अच्छा अब देखिए इसको हमें केजी में करना है, इसको मीटर में करना है। तो 1 kg जो होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम कितने केजी के बराबर होगा, तो सिंपली ये 1000 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो ये केजी के बराबर हो जाएगा। और इसको 1 ग्राम इक्वल टू हम इसको 10⁻³ kg भी लिख सकते हैं। इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ये क्या है, ये 3 जीरो है तो 10⁻³ हो जाएगा। तो 10⁻³ जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ kg हो जाएगा। तो 1 ग्राम इतने केजी के बराबर होता है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो पहले हम 1 सेंटीमीटर का निकाल लें फिर क्यूब का निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, सिंपली 1/100 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। अब ये 1/100 है तो ये 10⁻² हो जाएगा, इसको अगर पावर में लिखेंगे 10⁻² को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर जो होता है 10⁻² मीटर के बराबर होता है, और 1 ग्राम जो होता है 10⁻³ kg के बराबर होता है। ये हो गया। तो अब यहाँ चेंज कर दीजिए, डेंसिटी हमारा क्या है, तो 1 ग्राम इतने kg के बराबर है, तो 1.26 ग्राम, सिंपली ये देखिए ये ग्राम में है ना, इसको केजी में करना है। तो क्या करेंगे 1.26 में ना, आप 1.26 में सीधे 10⁻³ इंटू कर दीजिए इसमें, तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अपॉन ये क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब,
तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब भी लिख सकते हैं ना, चाहे आप 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखिए चाहे 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1.26 इंटू 10 का पावर -3, ये तो केजी में कन्वर्ट हो गया। अच्छा 1 सेंटीमीटर इतने मीटर के बराबर होता है, तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखिए ये अंदर देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 का पावर -2, और मीटर मतलब इस 1 सेंटीमीटर की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, इसके बराबर है ना, लिख दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा के हम होल क्यूब तो हम लगाएंगे ना, लगा दिया। तो अब डेंसिटी इज इक्वल टू 1.26 इंटू 10 का पावर -3 kg अपॉन, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10 का पावर -2 मीटर का होल क्यूब, यानी कि ये क्यूब जो है सब में लगेगा। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसमें भी क्यूब लगेगा, तो लगाइए 10 का पावर -2 और यहाँ पर क्यूब लगाएंगे, ये क्यूब इसमें भी इंटू होगा, इसमें भी लगेगा और मीटर पर भी लगेगा, और मीटर पर भी क्यूब लगाइए, भाई पावर है ना क्यूब, तो दोनों में लगा है ना, इसमें भी क्यूब लगेगा और मीटर में भी लगेगा क्यूब, तो मैंने लगा दिया। अब देखिए केजी पर मीटर क्यूब आ गया ना, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1.26 इंटू 10 का पावर -3 अपॉन, अब ये देखिए 10 का पावर, ये भी पावर है, 2 भी पावर है, ये भी दोनों पावर ही तो है, तो पावर एंड एक्सपोनेंट में ये दोनों पावर इंटू हो जाएंगे, यानी कि 2 3 जा 6 हो जाएगा। और ये क्या है, मीटर क्यूब, और ये क्या है, केजी में है। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू 1.26 इंटू ये क्या है, 10 का पावर -3 है। अच्छा ये 10 का पावर -6 डिनोमिनेटर में है, इसको जब आप, ये भी पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये 10 का पावर -6 नीचे है ना, इसको जब न्यूमिनेटर में लेकर जाएंगे ना, तो इसका पावर जो है अब पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे मतलब इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव साइन हट जाएगा। ठीक है, ये क्या है, केजी, ये तो यूनिट लिखेंगे, और मीटर क्यूब तो डिवाइड में है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, पर में लिखेंगे, भाई ये नीचे है ना डिवाइड में, तो ये डिवाइड का साइन लगाया, अब मीटर क्यूब ये हो गया। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 1.26 इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये बेस सेम है, बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाते हैं, तो इसको ऐड कीजिए 6, और ये क्या है -3 है, तो 6 प्लस और -3, या फिर ये ऐसे समझिए, ये बेस सेम है, दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो -3 + 6 क्या हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 6 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये है डेंसिटी। जब हम इसको यहाँ पर, ये जो हमारा ग्राम में दिया हुआ ना, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको जब kg पर सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो ये आएगा kg पर मीटर क्यूब में, तो डेंसिटी हमारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डेंसिटी हमारा क्या हो गया, हमारा कन्वर्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हमारा ये आया था ना, तो अब यहाँ Q की वैल्यू पता ही है, U की वैल्यू भी हमें पता ही है। देखिए यहाँ पर Q की वैल्यू ये है, E की वैल्यू ये है, यहाँ पर रख देंगे इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी हमारा आया है जो अब कितना आया है, 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर रख देंगे, 4/3 रहेगा, पाई की वैल्यू तो 22/7, आर क्यूब हमें निकालना है भाई, आर क्यूब हमारा आ जाएगा तो फिर उसके बाद आर निकाल लेंगे। और जी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, ये देखिए जी की वैल्यू ये दी हुई है, तो सब वैल्यूज दी हुई है, बस यहाँ रखना है और आर क्यूब की वैल्यू हमें लेकर आना है। यही कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा लेंदी है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो क्या क्या दिया हुआ है, चलिए तो सबसे पहले हम ये जो मेन फार्मूला आया ना, यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू हम निकाल लेते हैं फार्मूले से, तब उसके बाद हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इसको हम लिखेंगे क्यू ई इक्वल टू, ये क्या है डी, देखिए ऊपर क्या क्या लिखा हुआ, डी इंटू 4 इंटू ये क्या है पाई है, इंटू ये क्या है आर क्यूब है, इंटू जी जितना न्यूमिनेटर वाला लिख दिया है, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है केवल 3 है, क्या 3 लिख दीजिए, लिख दिया 3 यहाँ पर। ठीक है, अपॉन 1 कर दीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 3 इससे इंटू होगा, तो 3 इंटू क्यू, या फिर ऐसा कीजिए, ये ऊपर वाला टर्म जो इधर 1 से इंटू होगा तो क्या होगा, डी इंटू, भाई आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से, ये वाला टर्म 1 से इंटू होगा, तो डी इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इंटू जी, यही होगा, ये सब लिख दिया, इक्वल टू ये क्यू ई जो है किससे इंटू होगा, 3 से इंटू होगा। हमें आर क्यूब चाहिए, तो सबसे पहले आर क्यूब का हम फार्मूला बनाते हैं, उसके बाद हम वैल्यू रखेंगे। तो आर क्यूब की वैल्यू कैसे निकलेगी, आर क्यूब की वैल्यू क्या होगा, ये देखिए ये जितना भी इंटू में है ये सब, इसको छोड़ के ये सब, ये इंटू में इसको इधर साइड लेके चलेंगे तो सारा टर्म इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 3 इंटू क्यू ई अपॉन क्या है डी इंटू 4 इंटू पाई, 4 इंटू डी इंटू 4 इंटू 5 इंटू जी। देखिए आ गया ना आर क्यूब की वैल्यू, ये आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप। तो ये मेन फार्मूला आर क्यूब की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दिया, कैसे कैसे निकला सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जस्ट वैल्यू रखना है हमें, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो आर क्यूब इक्वल टू 3
इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है देखिए, क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था ना, यस ये रहा देखिए क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है, ये क्यू की वैल्यू रखेंगे ना 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये लिख दिया। ये क्यू की वैल्यू इंटू ये क्या है ई है, तो इंटू ई की वैल्यू कितनी है देखिए ये है 2.55 इंटू 10⁻⁴ ये रख दिया 3, और ये क्यू की वैल्यू और ये ई की वैल्यू रख दिया अपॉन डेंसिटी। तो देखिए डेंसिटी की वैल्यू हमने निकाल दिया यहाँ पर, किसमें kg/m³ में। इसको जब kg/m³ में रखेंगे तभी तो जो हमारा रेडियस जो आएगा मीटर में आएगा ना, रेडियस यहाँ पर किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी की वैल्यू कितनी आई है, ये तो यहाँ पर रखेंगे ये डी की जगह, ये जो डी है ना कितना आया है 1.26 इंटू 10⁻³ ये डेंसिटी की वैल्यू मैंने रख दिया, जो कि kg/m³ में बदल दिया, वो वैल्यू यहाँ रखे हैं, ठीक है। ये हो गया इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 हम लोग जानते हैं, और जी की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, जी की जो वैल्यू दी हुई है वो देखिए ये दी हुई है 9.81। देखिए 9.81 दिया है ना। देखिए यहाँ पर जी की वैल्यू में मीटर लगा है ना एम, ये मीटर एम लगा है ना, तो इसीलिए हमको जो ना डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी में क्या था सेंटीमीटर क्यूब था, और इसीलिए इसको kg/m³ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि तभी तो हमारा आंसर जो है सही आएगा। सारा यूनिट जब बराबर रहेगा, सेम रहेगा, मीटर में रहेगा, तभी तो आंसर सही आएगा ना। तो अब हमारा जो आंसर यहाँ रेडियस जो आएगा ना वो मीटर में आएगा। रेडियस क्या होता है भाई, लेंथ ही तो बताता है ना, सर्कल का रेडियस क्या लेंथ होता है, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, तो मीटर या सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो रेडियस आएगा वो मीटर में आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा रेडियस आ गया, इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट अभी हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, लास्ट में हम उसको मीटर में लिख देंगे। तो r³ अब देखिए यहाँ पर जितना भी पावर वाला है ना उसको सॉल्व कर ले, तो ये 3 इंटू 12 भी हम यहाँ लिख देते हैं, 3 इंटू 12 इंटू ये क्या है 1.6 है, और ये क्या है ये 3 इंटू 12 1.6, और ये क्या है 2.55, इनको साथ में लिख दिया। अब ये पावर वाले पे ध्यान दीजिए, ये पावर वाला क्या दिया हुआ है 10⁻⁻19, और ये 10⁻⁴ है, तो देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर कैसे ऐड होगा -19 + 4, तो माइनस प्लस माइनस, तो 19 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। अब क्योंकि 19 बड़ा इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, अपॉन अब यहाँ नीचे देखिए ये वाला और जितना भी नंबर उसको एक साथ देते हैं 1.26 इंटू ये क्या है 4 है लिख दिया, और इंटू ये क्या है 22 है लिख दिया यहाँ पर 1.26 इंटू 4 और ये क्या है 9.81 है। अच्छा ये क्या है हमारा डिवाइड अपॉन 7 है नीचे है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 7 हमारा क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा भाई, ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड तो ये अपॉन में है ना अपॉन 7, तो 22/7 है, ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 7 हमारा जाएगा ना ऊपर, ठीक है ना, तो ये 7 ऊपर चला गया। अब ये क्या है इंटू 10⁻³ यहाँ पे लिख दिया हमने। यहाँ पर हमारे पास r³ देखिए ये आया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना है r³ इसको तो लिख लेते हैं। ये देखिए ये जितना नंबर है एक साथ लिख देते हैं और पावर वाला अलग, ठीक है ना, तो ये सारे नंबर एक साथ लिखते हैं, तो क्या है 3 इंटू 12 इंटू 1.6 इंटू 2.55, ये चारों नंबर लिख दिया और ये 7 इसके साथ लगा दिया, और पावर वाला जो ये नंबर है इसको लास्ट में देते हैं इंटू 10⁻⁻15 अपॉन नीचे क्या है देखिए 1.26 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 9.81, देखिए 9.81 है 9.81 इंटू ये क्या है 10⁻³ लिख दिया, इसका भी पावर लास्ट में दिया, यहाँ नीचे वाला का भी पावर लास्ट में है लिखा हुआ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, ये कर दिया। अब फिर से देख लेते हैं नंबर 3 इंटू 12 इंटू 1.6 इंटू 2.55 और ये 7 यहाँ पे लगा दिया इंटू 7, नीचे क्या है 1.26 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ बस अब ये कैलकुलेशन ही हमें यहाँ पर करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 12 3 कितना हो जाएगा, जो सिंपली इंटू हो जाता है कर लेते हैं, 12 3 36 लिख दिया इंटू ये क्या है 1.6 इंटू 2.55, ठीक है 1.6 इंटू 2.55 इंटू 7, ठीक है। अच्छा अभी ये पावर वाला को अभी बाद में सॉल्व करते हैं, जो नंबर है पहले लिख लेते हैं। नीचे क्या है 1.26 इंटू 4 और 22 इसको इंटू कर सकते हैं 88 हो जाएगा ना 4 इंटू 22 88, और ये क्या है 9.81। अब यहाँ देखिए यहाँ बेस सेम है 10 और 10 बेस और डिवाइड में है, तो पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा कि डिवाइड में रहता है तो पावर माइनस होता है, यानी कि 10 और ये क्या है पावर इसका -15 और ये पावर क्या है 3, तो दोनों पावर आपस में माइनस हो जाएंगे, ये हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 1.6 इंटू 2.55, देखिए 36 1.6 2.55 इंटू 7, नीचे क्या है 1.26 इंटू 88 इंटू ये क्या है 9.81, 1.26 इंटू 88 इंटू 9.81 इंटू
माइनस माइनस प्लस 15 और 3 क्या हो जाएगा 18 विथ माइनस साइन, ये आ गया। अब बस कैलकुलेशन करना है, और दुनिया का कोई भी स्टूडेंट कैलकुलेशन करेगा तो जो भी आंसर आएगा इसको इंटू करने पर वो बिल्कुल सेम ही होगा। तो कैलकुलेशन अगर सही है आपका तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो अब चलिए इंटू करना है बस हमें। तो सबसे पहले देखिए हम ये दोनों साथ में इंटू कर लेते हैं। अभी पॉइंट हटाकर इंटू करेंगे और पॉइंट लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो क्या है 36 है और ये क्या है 16 है, ये हो गया 6 36 का 6 6 18 18 और 3 21 इंटू 1 से 6 1 से 3। तो फिर से देख लीजिए 6 36 3 18 यस 1 से 6 सही है 6 7 और ये 5। तो इसको इंटू करने पर कितना आया 576। अब ये 576 को इससे इंटू करेंगे, तो किससे इंटू करेंगे 5 7 6 ये जो आया है इसको इससे 255 से पॉइंट लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। इसको इंटू कर लेते हैं 6 5 30 का 0 5 से 35, ठीक है। 35 और 3 38 हो जाएगा, 38 का 1 लिख दिया, 5 5 25 25 और 3 28 इंटू ये इंटू करने पर यही सेम आएगा 0 8 8 2 आया इंटू 2 6 12 का 2 2 से 14 कैरी 1 15 2 5 10 कैरी 1 11। अब इसको जोड़िए 0, ये हो गया 8 8 8 16 18 8 9 10 11 11 और 5 16 2 3 4 और 1, ये इतना आया, ठीक है। ये पूरा ये तीनों इंटू करने पर, इसको इंटू करने पर ये आया है 576, फिर 576 को इससे इंटू किया तो ये आया है। अभी 7 इंटू करेंगे, तो 7 इंटू कीजिए 7 0 7 7 8 जा 56 का 6 7 8 जा 56 56 और 5 61 61 का 1 7 6 42 42 और 6 48 का 8, ठीक है। 7 4 जा 28, ठीक है ना। 7 4 जा क्या होगा 28 28 और 4 32 32 का 2 लिख दिया, ठीक है ना। 7 4 28 28 और 4 यस 32 7 7 7 और 3 10, ये आया। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा इंटू करेंगे विदाउट पॉइंट डेसिमल, तो ये आएगा। अब पॉइंट लगाइए, तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा 1 2 3 3 के बाद, तो 1 2 3 यहाँ लगा दिया। तो कितना आया ये पूरा इंटू करने पर, ये सब इंटू करने पर देखिए हमारा ये आया है, क्या आया है देखिए 1028 लिख देते हैं यहाँ पर, क्या है 1028, देखिए 1028.16। अब पॉइंट के बाद डेसिमल लगाने का तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो 1028.16। तो ये पूरा इंटू करने पर यहीं आएगा। अब मैंने सब इंटू करके दिखा दिया, ठीक है। ये पूरा इंटू करने पर ये आया अपॉन। अब ये नीचे वाला चलिए इंटू कर लेते हैं। तो नीचे क्या है पहले ये दोनों इंटू कर लेते हैं, तो क्या है पॉइंट हटाकर 126 88, तो 8 6 48 का 8 8 2 16 और 16 और 4 20 हो जाएगा, तो 0 8 1 8 और 10, ये हो गया। इसको भी इंटू करेंगे तो वही चीज़ आएगा 8 6 48 का 8 8 2 16 16 और 4 20 और 8 1 8 9 10, यही आएगा। इंटू करने पर कितना आया, इंटू करने पर 8 ये 8 और 8 0 1, देखिए ध्यान से कीजिए 8 और 8 0 1 और 1, ये आएगा 1108 इसको इंटू करने पर। आप इसके साथ 981 इंटू करते हैं, तो चलिए इंटू करिए 11088 है, देखिए कितना आया 11088। अब क्या इंटू करेंगे 981, तो 981 इंटू कीजिए, तो 1 8 जा 8 1 8 जा 8 1 0 जा 0 1 1, ये आया। अब 8 8 जा 64 का 4 8 जा 64 64 और 6 8 जा 64 64 और 6 70 होगा, तो 70 तो यहाँ लिख दीजिए 70, ये हो गया ना। फिर 8 1 जा 8 फिर 8 1 जा 8, ठीक है ना। तो ये देखिए 8 8 जा 64 का 4 8 8 64 और ये 70 हो गया, ठीक है ना। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 8 1 जा 8 ये हो गया। इंटू करने पर यही आएगा 9 8 जा 72 का 2 9 8 72 72 और 72 और 7 79 होगा, तो 79 यहाँ पे लिखिए। फिर 9 1 जा 9 9 1 जा 9 इंटू कर रहे हैं तो कर ही सकते हैं आप। अब जोड़िए 8 8 4 12 का 2, ठीक है, कैरी 1, तो 8 4 2 और 1 3, फिर 9 10 10 और 7 17 1 8 9 10 10 7 17 1 9 10 10 और 8 18 और 1, ये आ रहा है। देखिए इंटू करने पर ये आएगा, ये इंटू कर लीजिएगा तो आपको यहीं आएगा ही। ये सारा इंटू करेंगे, ये तीनों इंटू करने पर ये है। अब पॉइंट लगाइए 1 2
4 के बाद देखिए पॉइंट लग रहा है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये तो ये आया कितना आया इंटू करने पर 1087.7328, ये आपको समझ में आ गया ना 1087.7328 ये आया, ये पूरा इसको इंटू किया तो ये आया, नीचे वाला इंटू किया तो ये आया इंटू 10⁻−18। तो कैलकुलेशन कोई भी कर रहा है अगर सही कर रहा है तो यही आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब इसको हम पॉइंट हटा कर लिखेंगे। तो देखिए हम ये r³ निकाल लें ना, r³ यहाँ मैंने लिख दिया, इसको पॉइंट हटा के लिखेंगे तो क्या होगा 102816 पॉइंट हटा के लिखेंगे तो नीचे क्या डिवाइड में होगा 100 होगा ना, पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा दिया तो डेसिमल से फ्रैक्शन में लिख दिया डिवाइड, ये वाला डिवाइड। फिर नीचे वाला का भी पॉइंट हटा देते हैं 1087.7328, नीचे कितना है देखिए, सॉरी ये पॉइंट तो हटा देंगे ना, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा के लिखना है ना। तो 10877328, तो पॉइंट के बाद कितना जीरो लगेगा, ये 4 नंबर है तो 1 2 3 4 ये हो गया, इंटू क्या है 10⁻−18 ये आया हमारे पास। तो r³ इक्वल टू, अब देखिए क्या हो जाएगा 102816 डिवाइड 100 है। अब इस डिवाइड को ये इसको इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 2 3 4, ये नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाए तो ये आएगा, ऊपर क्या है 10877, फिर क्या है 328 ये आया, और इसके साथ इंटू क्या 10⁻−18 ये तो लिखेंगे। अब ये 2 0 कैंसिल ना हो गया, ठीक है। तो r³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 102816 है, ये 100 है तो इसके साथ इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आप इंटू करेंगे 102816 और ये 2 0 इसको इंटू कर दें तो 0 0 हो गया, और नीचे क्या है 10877 ये 100 इसके साथ इंटू कर दिया तो ये आया, इसको इसके साथ इंटू कर दिया इंटू 10⁻−18। अब देखिए कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 डिजिट का है, ये भी 8 डिजिट का है, ठीक है। तो ये इसके साथ 100 इंटू कर देंगे तो थोड़ा डिवाइड करना आसान हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको डिवाइड ही करना है, तो चलिए डिवाइड करते हैं इसको। तो डिवाइडे में ध्यान देना है हमें, ठीक है ना। तो हमारा देखिए क्या है, ये नंबर लिखते हैं क्या 102, या फिर ऐसा करते हैं पहले, ये देखिए ये 0 है, हम यहाँ पे इसको काट लेते हैं, लास्ट में 0 है 8 है 2 से कट सकता है तो काट ही लेते हैं पहले। देखिए इसको काटेंगे, जितना लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं काट लेते हैं। तो 2 5 10, नंबर छोटा हो जाएगा, डिवाइड करना आसान हो जाएगा। 2 5 10, 2 1 2, ठीक है, 2 4 8 0, 2 8 16 00। फिर से देखिए 2 5 10, फिर 2 1 2, 2 4 8 0, 2 8 16 ये, और नीचे भी काट लीजिए 2 5 10, 2 4 8, ठीक है ना। फिर 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8। देखिए जस्ट 2 से मैंने यहाँ डिवाइड करके लिख दिया, इतना तो आप कर सकते हैं। अब देखिए अगेन ये 2 से जाएगा तो काटिए, तो 2 2 4, 2 5 10, 2 7 14, 2 2 4, 2 5 10 14 0, 2 4 8 0 0। फिर से देख लीजिए 2 2 4, फिर 2 5 10, 2 7 14 0, 4, यस सही है। नीचे भी काट लीजिए, तो नीचे काटेंगे तो क्या आएगा 2 2 4, फिर 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, 2 7 14, 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4। अगेन देखिए 2 से जाएगा तो पहले कितना आया पहले लिख देते हैं फिर काटते हैं। r³ इक्वल टू कितना आया देखिए 2 5 7 0 4 00, नीचे क्या है 2 7 1, फिर 9 2 7 1 9 3 3 2 2 5 7 0 4, यस 2 7 1 9 इंटू 10⁻−18। अब अगेन फिर 2 से कटेगा तो काटते हैं 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 5 10, 2 2 4 0 0। अगेन 2 से कटेगा 2 1 2, ये क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10, 2 9 18, 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 6 12। देखिए 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 2 9 18, 2 6 12, 2 6 12, ये सी आएगा। फिर 2 से काटिए तो 2 6 12, 2 4 8, 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4,
2 6 जा 12 00, फिर 2 से कटेगा 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। फिर से देख लीजिए 2 6 जा 12, फिर यहाँ पर 1 5, 2 7 जा 14 और 1 9 आया, 2 9 जा 18, 2 8 जा 6। यस यार, अब देखिए यहाँ लास्ट में 0, यहाँ 3, अब तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो क्या क्या करने पर आया, काटने पर लोएस्ट टर्म ऊपर क्या है 6 4 2, 6 4 2, फिर क्या है 6 6 4 2 6 00, 6 4 2। यस, और नीचे क्या आ रहा है 6 7 9, 6 7 9 8 3 3, 6 7 9 8 3 3। यह है इंटू 10 का पावर -18। अब चलिए इसको डिवाइड करना है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड क्या करेंगे, ये नंबर ऊपर रहेगा, क्या है 6 4 2 6 4 2 6 0 0, 6 4 2 6 00, बाहर क्या है 6 7 9 8 6 7 9 8 6 7 9 8 3 3। यस, ये आया 6 7 9 8 3 3 आया। तो अब देखिए ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है, तो पहले 0 टाइम्स ले जाते हैं। तो 6 4 2 6 0 0, ये है ना, तो 0 टाइम्स, चलिए 0 टाइम्स ले जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये नंबर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के एक 0 लगा देंगे। ये भी 6 डिजिट है, ये भी 6 डिजिट है, लेकिन इससे छोटा है, तो पॉइंट लगा के एक 0 लगा दिया। अब देखिए किससे जाता है ये, तो किससे जाएगा ये, तो मेरे ख्याल से ये जाएगा 9 से जाएगा। यस, 9 ही से जाएगा। इसको 9 से इंटू करके देखते हैं। 6 7 9 8 3 9 से ले जाइए, 6 7 9 8 9 से 9 थी 27 का 7, 9 थे 27 27 और 29 का 9, 9 थे 27 7, 9 थे 27 29, 9 8 72 72, 9 8 72 72 और 2 74 का 4, 9 9 81 81 और 7, 81 और 7 88 का 8 लिख दिया। फिर 9 7 63 63 और 8 71 71 का 1 लिख दिया। फिर 9 6 54 9 6 54 54 और 7 54 और 7 आएगा 61। देखिए 9 टाइम्स लेके जा रहे हैं, तो ये आ रहा है, तो इससे छोटा है, इसके आसपास भी है, तो ये 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे क्या किया 0 टाइम्स लेकर गए, तो 6 4 2 6, तो ये आया हमारे पास। ठीक है, तो यस, ये 6 4 2 6 कितना आया था इंटू करने पर, हाँ ये देखिए ये 9 से इंटू करने पर कितना आया, ये लिखिए यहाँ पर 6 1 1 8 4 9 7 6 1 1 8 4, ये आया है, माइनस कीजिए। तो 10 में से 7 गया, क्या बचा 3 बचा। यहाँ 9 में से 9 गया 0 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, यहाँ 15 है, 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ 1 तो 1 1 0, 4 में से 1 गया 3, अगेन देख लीजिए 10 में से 7 गया 3, 9 9 0, 9 में से 5 बचा, यहाँ बचा 15 में से 8 गया 7 है, 1 1 0। यस, ये आया। अब अगेन एक 0 लगा दीजिए। तो अब ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जो हमारा जाएगा, चलिए देखते हैं क्या है नंबर हमारा 6 7 9 8 3 6 7 9 6 7 9 8 3। तो ये मेरे ख्याल से 5 टाइम्स करके देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो 6 5 से 15 का 5 5 से 15 16, 5 8 45 का 5 8 40, देखिए 5 से 15 5 से 15 16, 5 8 40 41, 5 9 45 45 और 4 49 का 9, 5 से 35 35 और 4 39 का 9 और 5 से 30। तो ये 5 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है। यस, तो 6 7 9 8 3 3 6 7 9 8 4 टाइम्स जाएगा। देखते हैं 4 से 12 का 2, 4 से 12 कैरी 1 13, 4 से 12 का 2, 4 से 12 12 और 1 13 का 3, 4 8 32 33 हो जाएगा, 4 9 36 और 36 और 3 39 का 9, 4 7 28 28 और 3 28 और 3 31 31 का 1, 4 6 24 24 24 और 3 27। अगेन देखिए 3 4 12 3 4 12 13, 4 32 3 4 9 36 39, 4 7 28 29 30 31, 6 4 24। यस, ये आएगा। देखिए ये आ रहा है।
तो ये 4 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स ज़्यादा है तो मैंने दिखा दिया कितना आया 2719332। ये देखिए आ रहा है 2719332 लिख दिया। माइनस कीजिए, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ बचा 2 तो क्या हो जाएगा 12 में से 3 गया 9 बचा, यहाँ बचा 9, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 गया 6 बचा। ठीक है, अब यहाँ बचा 4 तो कैरी लेंगे तो 14 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। 14 में से 9 यस 5 बचा, यहाँ बचा 6 में से 1 गया 5 और यहाँ कैरी लेंगे 10 में से 7 गया तो क्या बचा आपका 3 बचा। अगेन देखिए 10 में से 2 गया 8, या 12 में से 3 गया 9, या 9 में से 3 गया 6, 14 में से 9 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 10 यस ये आएगा। अब अगेन ये 0 लगा दीजिए। अब देखिए 5 टाइम्स हम लोग यहाँ निकाले थे ना इंटू करके, 5 टाइम्स ही जाएगा ये यस। तो कीजिए 6 7 9 8 6 7 9 8 3 3 6 7 9 8 3 5 टाइम्स ले जाइए। 5 से 15 का 5, 15 और 1 16 का 6, 5 8 क्या होता है 40, 40 और 1 41, 41 का 1, 5 9 45, 45 और 4 45 और 4 49, 49 का 9, 5 7 35, 35 और 4 35 और 4 क्या होगा 39, 39 का 9 लिख दिया। हाँ ठीक है, और 5 से 30, 30 और 3 33। देखिए ये आ रहा है, ये 5 टाइम्स आएगा और 6 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 टाइम्स कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए 3 3 9 9 1 6 5। माइनस कीजिए, जो भी कीजिए माइनस कीजिए। मैं पॉइंट के बाद केवल 3 डिजिट तक ही लेकर जाऊंगी। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, यहाँ पर जो हमारा r³ आया है यहाँ पर सॉल्व करने पर, वो आया है हमारा यहाँ पर कितना आया है इसको सॉल्व करने पर, मैं कहीं लिखा था यस ये देखिए ये था हमारा। सब हमने सॉल्व किया, इसको डिवाइड किया तो कितना आया हमारा यस ये देखिए ये आया था पूरा काटने पीट। हाँ ये देखिए ये r³ हमारा इतना आया था, ये देखिए इतना आया था। इसको हमने डिवाइड करके दिखाया आपको, ये देखिए डिवाइड मैंने किया आपको, ये देखिए ये डिवाइड किया मैंने, ये आया था ना हमारा, ये देखिए डिवाइड किया। तो ये पूरा डिवाइड करने पर इसको पूरा ये इतना आ रहा 0.945। तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ पॉइंट कितना आया है हमारे पास, इसको डिवाइड करने पर ये पूरा डिवाइड करने पर आया है r³ = 0.945 और ये क्या है इंटू 10 का पावर -18 ये आया डिवाइड करने पर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे r³ = इसका पॉइंट हटा के लिखिए तो क्या होगा, पॉइंट हटा के फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1000 आएगा नीचे, यही आएगा पॉइंट हटा के लिखेंगे तो इंटू 10 का पावर -18 = 945। ये इसको अगर पावर में लिखेंगे तो 10 का पावर 3 होगा ना, 1000 के पावर में लिखेंगे तो इंटू 10 का पावर -18 तो 945। अब ये 10 का पावर 3 है, ये नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ये 10 का पावर 3 है, या फिर ऐसे समझिए आप ये क्या है 945 इंटू ये क्या है 10 का पावर -18 है और ये नीचे क्या है 10 का पावर 3, ये 10 का पावर 3 इसके साथ कर दिया नीचे में, ठीक है ना, इधर शिफ्ट कर दिया तो 10 का पावर 3 ये है। तो ये हो जाएगा 945 इंटू, इस पर ध्यान दीजिए बेस सेम है और डिवाइड में है। तो आप पावर एक्सप्लेन में पढ़े होंगे कि डिवाइड में रहेगा और बेस सेम रहेगा, बेस 10 है तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगे तो -18। अब इसके ये माइनस कर दीजिए -3, पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिवाइड में, तो -18 -3 ये हो गया। ये हो जाएगा 945 इंटू 10 का पावर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 18 और 3 क्या हो जाएगा 21 विथ माइनस साइन। ये हमारा आया r³। तो r³ इतना आया है। तो अब देखिए यहाँ पर r कितना होगा, हमें r की वैल्यू चाहिए ना, तो ये क्यूब रूट जो है ये हमें क्या चाहिए r की वैल्यू चाहिए ना, तो ये 3 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 945 इंटू 10 का पावर -21। तो यहाँ पर ये क्यूब हटेगा तो यहाँ क्यूब रूट लगेगा ना, क्यूब रूट। तो r = अब देखिए क्यूब रूट लगा है तो 945 इंटू 10 का पावर देखिए माइनस, ये जो 21 है ये जो 21 जो है ये देखिए यहाँ पर, इसको हम -7 इंटू 3 लिख सकते हैं। भाई ये माइनस लगा दिया और 21 को 7 से जो 21 होता है लिख दिया ना। अब ये रेडियस निकाल लेना तो यूनिट क्या रहेगी मीटर में, अब लगा दीजिए यहाँ मीटर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है क्यूब है, ये क्या है 945 इंटू, अब देखिए यहाँ पर 10 का पावर ये क्या है, अब ये इस 21 की जगह -7 इंटू 3 लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे -7 इसके साथ कर देंगे और ये जो 3 है ना बाहर लगा देंगे, ये ऐसा हम सेट कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा के 3 बाहर कर दिया मीटर
अब देखिए यहाँ आगे क्या होगा, ये हमारे पास r इक्वल टू क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट 945 इंटू, अब देखिए 10 का पावर -7 इसके ऊपर होल क्यूब लगा है, तो होल क्यूब लगा है तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। अब मीटर बाहर रहेगा रूट के, तो 10 का पावर -21 को अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं ना। 10 का पावर -7 को 3 बार कर लिख देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेस से में पावर ऐड करेंगे तो इतना ही तो आएगा -21 के बराबर। तो जस्ट इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये क्यूब रूट है ना, तो देखिए 3 का पेयर बनना है ना, क्यूब रूट है यानी कि हम 3 का बनाएंगे यहाँ पर। तो जैसे स्क्वायर रूट में क्या रहता है 2 का पेयर बनाते हैं, यहाँ पर क्यूब रूट लगा है तो यहाँ पर 3 बार आना चाहिए वही सेम टर्म, तो ये सेम टर्म बार बार आ रहा है, तो इसमें से ये 10 का पावर -7 बाहर आ जाएगा, इस पर से क्यूब रूट हट जाएगा ना, तो अंदर क्या बचेगा 945 क्यूब रूट मीटर, ये बचेगा। अब पहले हम 945 का एलसीएम ले लेते हैं, तो देखिए ये जाएगा 3 से जा सकता है, यस 3 3 जा 9, 3 1 3 3 5 15, अगेन 3 से जाएगा, 3 1 3 0 3 5 15, अगेन 3 से जाएगा, 3 3 9 3 5 15, ठीक है। अब नहीं जाएगा, ठीक है। तो r इक्वल टू 10 का पावर -7 क्यूब रूट, तो इसको एलसीएम लेने पर क्या क्या आ रहा है देखिए 3 इंटू 3 3 बार 3 आ रहा है, और 35 को मैं आगे लेकर नहीं गई, ये तो छोड़ दिया मैंने, ये आया मीटर याद रखिएगा, क्यूब रूट से बाहर रहना चाहिए। तो r इक्वल टू 10 का पावर -7। अब देखिए यहाँ पर भी 3 जो 3 बार आ रहा है क्यूब रूट है, तो यहाँ 3 बार 3 आ रहा है, तो पेयर यहाँ पे पेयर बनना है, तो 3 यहाँ से बाहर हट जाएगा इसमें, क्योंकि 3 बार आ रहा है ना, क्यूब रूट है तो 3 बार आ रहा है, तो एक 3 हट जाएगा, इस पर से रूट क्यूब रूट हट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 35 का तो नहीं बनना है कुछ भी, तो 35 अंदर रहेगा यहाँ पर इस तरीके से, क्यूब रूट 35 यही तो बचेगा, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, तो केवल ये अंदर बच रहा है, तो इस पर क्यूब रूट लग जाएगा। तो r इक्वल टू 10 का पावर -7 इंटू 3 इंटू, और ये क्या है क्यूब रूट 35। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया है तो लास्ट में यहीं आना है, लास्ट में देखिए अगर आप कैलकुलेशन बिल्कुल सही कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ लास्ट में आपका ये आएगा, ये देखिए ये आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 10 का पावर -21 को मैंने यहाँ पर तोड़ के लिखा था, मैंने दिखा दिया ना आपको 10 का पावर, कि इसमें इसको अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ से हमारा 10 का पावर -7 बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट हट जाएगा, तो इसको मैंने और भी सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया। उसके बाद 945 पर क्यूब रूट लगा, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि 10 का पावर -21 जो है इसका क्यूब, ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। जब यहाँ पर हम क्यूब लगा ये क्यूब हटाएंगे, इस पर क्यूब रूट आ जाएगा, तो इसमें से 10 का पावर -7 जो है बाहर आ जाएगा। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया, बाहर आ गया। अब बचा ये, अब जब आप यहाँ तक जब पहुँचेंगे ना तो 945 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लिया तो देखिए क्या आया, ये देखिए ये आया था। तो यहाँ से भी देखिए एलसीएम लेने पर इसको और सिंप्लीफाई कर दिया गया है, सिंप्लीफाई किया गया इसको, ठीक है ना। तो 945 का जब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे देखिए 3 जो है 3 बार आ रहा है, तो इस पर से क्यूब रूट हट गया, तो 3 बाहर आ गया। अब बचा ये लास्ट में, तो लास्ट में देखिए आप इसका जो है क्यूब रूट जो है 35 का, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको ना यहाँ पर 35 का जो क्यूब रूट है बस इसको आप याद कर लीजिएगा। इतना आपको नई कैलकुलेशन करना है कि आप 35 का यहाँ पर क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो अगर मेरे हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो लास्ट में आपका यही आएगा। मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया, बस यहाँ पर 35 का जो क्यूब रूट होता है ना वो 3.27 के बराबर होता है। इतना आप याद कर लीजिएगा बस। अब यहाँ पर अभी क्या करेंगे, इसको इसके साथ इंटू कर दीजिए। तो इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 3 से इससे इंटू करिए, 3 7 21, 3 2 6 से तो 7 8 और 3 3 9, और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। इसको इंटू करने पर ये आएगा, और ये 10 का पावर -7 यहाँ लिख दिया, ये मीटर। तो ये रेडियस आ गया, यानी कि जो हमारा ऑयल ड्रॉप है ना उसका जो रेडियस है वो है 9.81 इंटू 10 का पावर -7। देखिए पावर इसका निगेटिव में बहुत ही छोटा, मतलब तो ऑयल ड्रॉप क्या है भाई, एकदम छोटा सा ही तो होगा ना, एकदम बहुत ही मिनिमम साइज इसका है। तो ये रेडियस आ गया ऑयल ड्रॉप का। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। मेरे हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में आप यही लाइए, यही आएगा ही। देखिए लास्ट में कोई भी कैलकुलेशन अगर करता है तो लास्ट में देखिए ये आएगा आपका, ये आएगा, मैं समझा दे रही हूँ। उसके बाद 945 पर आप रुक मत जाइएगा, इसका क्यूब रूट मत निकालिएगा। 945 का आप एलसीएम लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यूब रूट से यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, तो केवल क्यूब रूट 35 आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे कैलकुलेशन में कि लास्ट में आपको अगर क्यूब रूट बनता है तो वो 35 का बनना चाहिए, और 35 का क्यूब रूट आप याद कर लीजिए 3.27, ठीक है ना। आप क्वेश्चन यहाँ आपको बोर्ड एग्जाम में इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अब याद करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा ये आया है। तो जहाँ ना समझ में आया कैलकुलेशन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।